नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नीत और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव की सबसे पहले बात करते हैं। विधानसभा का उपचुनाव होना है और इसके लिए कल वोटिंग है। बीजेपी ने कमलेश शाह को यहां से प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस से धीरन शाह इनवाती प्रत्याशी बनाए गए हैं। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो पहले कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसी वजह से ये उपचुनाव हो रहा है। वहीं गोंगपा से देवरान भलावी उम्मीदवार बनाए गए हैं। गोंगपा यानी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी के मैदान में उतरने से यह मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। पिछले साल विधानसभा चुनाव में कमलेश शाह कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। लिहाजा अब उपचुनाव यहां पर हो रहा है। कल के मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कुल 332 वोटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। बारिश को देखते हुए चुनाव आयोग ने अलग से इंतजाम किए हैं। 332 में से 11 बूथ पिंक बूथ भी बनाए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि ये छिंदवाड़ा में ये सीट पड़ती है और छिंदवाड़ा इस बार कमलनाथ का जो गढ़ कहा जाता था अब वो नहीं रहा, क्योंकि यहां पर लोकसभा चुनाव में विवेक बंटी साहू ने जीत दर्ज कर ली है। ऐसे में बहुत दिलचस्प मुकाबला यहां पर होने वाला है। अमरवाड़ा उपचुनाव में कल मतदान होना है। मतदान से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने अमरवाड़ा की जनता जनार्दन से ज्यादा मतदान करने की अपील की है और कहा है कि एक एक वोट अमरवाड़ा के विकास को सुनिश्चित करेगा। वी.डी. शर्मा ने कहा कि अमरवाड़ा उपचुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भाई कमलेश शाह चुनावी मैदान में हैं। मैं अमरवाड़ा विधानसभा की सभी जनता जनार्दन से अपील करता हूं, इस लोकतंत्र के महापर्व के इस विधानसभा के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। रतलाम जावरा में रेलवे विजिलेंस और क्राइम ब्रांच की कार्रवाई देखने को मिली है। रतलाम से खबर बता रहे हैं, टिकट दलाल विपिन जैन के सोमवारिया स्थित कार्यालय पर दबिश दी गई है। टिकटों और पीएनआर की जांच भी लगातार जारी है। मुंबई, गुजरात समेत रतलाम, मंदसौर के अधिकारी मौजूद हैं। पर्सनल आईडी से रेलवे टिकट बनाने की आशंका है। धारा 143 में यह मामला दर्ज भी हो सकता है। सुधीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, वैसे ही टिकटों के लिए लोग परेशान होते हैं और ऐसे में यह मामला सामने आना यह बहुत हैरान भी करता है। देखिए, बिल्कुल कई बार होता है कि जब आईआरसीटीसी से आपकी आईडी बनी हुई है तो फिर आप पर्सनल आईडी से टिकट नहीं बना सकते हैं। ये कानूनन गैर कानूनी होता है रेलवे की भाषा में। उसमें 143 धारा के अंतर्गत मामला दर्ज भी किया जाता है और इसी बात की शिकायत की गई थी मुंबई हेडक्वार्टर को। और यही वजह है कि मुंबई हेडक्वार्टर से आज करीब 1 दर्जन जो अधिकारी है, कर्मचारी, उनकी टीम यहाँ पे पहुंची थी दबिश देने के लिए। जावरा का सोमवारिया बाजार है जहाँ पे विपिन जैन ये रेलवे के एजेंट है और ये टिकटें बना के देते हैं। तो खबर यही है कि जो शिकायत हुई थी वो यही है कि पर्सनल आईडी से बड़े पैमाने पर यहाँ पे टिकट बनाई जा रही थी, जो कि बेहद संगीन अपराध से कहा जाता है। तो अब देखना यह है कि कार्रवाई क्या की जाती है, क्योंकि रेलवे के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और ये पूरा जो मामला है वो मुंबई जो हेड ऑफिस है वहीं से ओपन किया जाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि ये जो पर्सनल आईडी से टिकटें बनाई जाती थी तत्काल में आप हम खुद देखते हैं कि चंद सेकंड्स में जो टिकट फुल हो जाती है, ट्रेनें फुल हो जाती है। यही वजह है कि जो एजेंट्स होते हैं वो पर्सनल आईडी से टिकटें बना लेते हैं और आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट होती है वो हैक हो जाती है। तो इसी बात को लेकर शिकायत थी और आज कार्रवाई देखने को मिली है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। रायपुर में विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक रखी गई थी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का फैसला लिया गया। यहां पर स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी, ये भी फैसला लिया गया है। वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टाधारक की मृत्यु होने पर जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया को और आसान भी कर दिया गया है, ताकि जमीन का नामांकन और सीमांकन भी आसान हो जाए।
इसके अलावा सशस्त्र प्लाटून कमांडर और स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति में स्थानीय युवाओं को आयु सीमा में भी 5 साल की छूट मिलेगी। आज मंत्रिपरिषद की बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, जिसमें जो वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा जो दिया जाता है, पट्टा धारक के मृत्यु होने पर उनके वारिसानों का कब्जा है, उनके हस्तांतरण राजस्व वन अभिलेख में करने संबंधी जो प्रक्रिया है उसके प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे भविष्य में नक्शा का जियो रिफरेंसिंग होने से भूखंड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा आदि में किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सहाय सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अहम फैसला ये माना जा रहा है। CSIDC के सारे कॉन्ट्रैक्ट जुलाई में ही खत्म कर दिए जाएंगे। अब जैम पोर्टल से सभी सरकारी खरीदी की जाएगी। भूपेश बघेल सरकार ने जैम पोर्टल पर रोक लगाई थी, लेकिन इस सरकार ने उसे फिर से चालू करने का फैसला कर लिया। आकाश शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आकाश, ये क्यों रोक लगाई गई थी और अब ये चालू जो किया जा रहा है, ये क्या कारण है इसके पीछे? जी बिल्कुल, देखिए आज कैबिनेट की बैठक हुई और अहम बैठक में निर्णय लिया गया भंडार क्रय नियमों में संशोधन का। दरअसल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, इसमें क्रय नियम का पालन न करना और भी तमाम तरीके से जो खरीदी सरकार करती रही विभिन्न विभागों में, उसमें कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसको देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में शासन ने भंडार क्रय नियम 2002 के यथा संशोधन 2022 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया है। मतलब पिछली सरकार ने जेम्स पोर्टल से खरीदी पर जो रोक लगा दी थी उसको बहाल किया गया। अब जो भी खरीदी होगी सरकार की वो जेम्स पोर्टल के अंतर्गत होगा। CSIDC के सारे रेट कॉन्ट्रैक्ट जुलाई माह से ही निरस्त कर दिए जाएंगे, यानी नए नियमों के तहत पूरी तरीके से सरकार खरीदी करेगी। जी धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी रायपुर पहुंचे। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंच गए, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। दरअसल कल बीजेपी की तरफ से कार्य समिति की बैठक जो बुलाई गई है, इसमें वे शामिल होने वाले हैं। और आइए अब कार्य समिति की बैठक की भी बात कर लेते हैं। तो कल ये कार्य समिति की बैठक होने वाली है और अहम बैठक है, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, CM विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन तो मौजूद रहेंगे ही, लेकिन इनके अलावा 2000 से ज्यादा पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में निकाय और पंचायत चुनाव पर मंथन किया जाना है। आने वाले चुनाव को लेकर नेताओं को टास्क भी दिया जाएगा। इसके साथ ही आने वाले दिनों में संगठन की कार्य योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अब छात्र छात्राएं जीन्स और टी-शर्ट पहनकर नहीं जा सकते, ना ही कुछ और कपड़े पहन सकते हैं। स्टूडेंट्स को अब सिर्फ यूनिफॉर्म में ही कॉलेज जाना होगा। प्रदेश की मोहन सरकार ने इसी सत्र से सरकारी कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज प्रबंधन को यूनिफॉर्म चयन की जिम्मेदारी भी दी है, लेकिन ये सरकारी कॉलेजों में होगा। सरकारी कॉलेजों में अब ड्रेस कोड का पालन कड़ाई से किया जाएगा। वर्तमान में ज्यादातर कॉलेजों में यूनिफॉर्म तो लागू है, लेकिन उसका पालन नहीं होने से विद्यार्थी कॉलेज में अपनी मनमर्जी से कपड़े पहनकर आते हैं। अब सरकारी कॉलेजों में छात्र छात्राएं जीन्स टी-शर्ट पहनकर नहीं जा सकते।
अब प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र ड्रेस कोड में ही कॉलेज जाएंगे। ड्रेस कोड को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अब गणवेश की व्यवस्था होगी, यानी कि हर कॉलेज का अपना एक यूनिफॉर्म होगा। इससे डिसिप्लिन आएगा और जो बाहरी तत्व होते हैं, बाहरी स्टूडेंट्स होते हैं, वो किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उनकी पहचान हो सकेगी। इस मंशा के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कुछ शिकायतें आई थी, उसके बाद ये निर्णय लेना पड़ा या फिर एक डिसिप्लिनरी एक्शन आप इसे मानते हैं? हमेशा से ही महाविद्यालयों में शिकायत आती है कि बाहर के छात्र घुस गए। प्राचार्य को और व्यवस्था के लोगों के लिए कठिनाई होती है कि वो दूर से किसी को पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई ड्रेस कोड नहीं है। इसलिए धीरे धीरे करते करते, विचार विमर्श करते करते, छात्रों में विश्वास पैदा करते करते, अभिभावकों में विश्वास पैदा करते करते हम एक गणवेश हर महाविद्यालय का अपना हो, ताकि उसकी अलग पहचान भी दिखे, अनुशासन भी हो, और विद्यार्थियों में भी कोई कैसे कपड़े पहन के आए, कोई कैसे कपड़े पहने, उसकी बजाय एक जैसे कपड़े पहन के आएंगे तो उनमें भी समानता की भावना प्रकट होगी। सर, ये सभी के लिए लागू होगा? सारे स्टूडेंट्स, भले ही वो किसी भी जाति धर्म के हों, समाज के हों? देखिए, इसमें जाति धर्म का विषय नहीं है। ये तो जो जिस कॉलेज में जो पढ़ता है वो कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर लागू होगा, और हम कोशिश करेंगे कि बहुत व्यापक विमर्श के द्वारा ही आगे जाकर के इसको लागू करें, ताकि सब लोगों में एक ड्रेस के प्रति भावना जागृत हो और महाविद्यालय में एक समानता का भाव प्रकट दिखे। इस प्रकार की कोशिश हम करेंगे। सर, किन्हीं परिस्थितियों में कोई विशेष छूट की बात भी है क्या सर इसमें? देखो, मैं समझता हूँ कि जो हम तय करेंगे वो बहुत अच्छा निर्णय होगा, सभी लोगों से विचार विमर्श करके, और सब लोग स्वीकार करेंगे। इसलिए इस विषय का कोई यहाँ महत्व नहीं होगा। ठीक। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हमारे साथ थे और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एक डिसिप्लिन हो, इसलिए ये निर्णय, ये फैसला जो है वो सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ से पहले एक बड़ा फैसला लिया है। मोहन यादव सरकार ने धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को राजधानी भोपाल से महाकाल की नगरी उज्जैन शिफ्ट करने के निर्णय को लिया है। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सिंहस्थ से पहले ये मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा फैसला माना जा रहा है। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संचालक को भी उज्जैन स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग राजधानी भोपाल सतपुड़ा भवन से संचालित किया जा रहा है, लेकिन अब यह विभाग भोपाल से संचालित नहीं होगा। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग अब उज्जैन स्थित सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के भवन से संचालित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग प्रदेश में बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने के साथ साथ अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक मेलों का आयोजन कराता है। इसी विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का संचालन चल रहा है, जिसके चलते मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संचालक को भी उज्जैन स्थानांतरित करने का फैसला किया है। सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने इसका स्वागत किया है। कांग्रेस नेता और नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि उम्मीद करते हैं कि यहां धार्मिक मुख्यालय में जो अधिकारी बैठेंगे वो ईमानदारी से इस कार्य को निर्वहन करेंगे। उज्जैन धार्मिक स्थल होने के साथ साथ अब धार्मिक मुख्यालय भी होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फैसला है और आप हमारे साथ में कांग्रेस नेता रवि राय हैं, इनसे पूछेंगे। राय साहब, जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फैसला आया है कि धार्मिक मुख्यालय उज्जैन होगा, क्या समझते हैं? निश्चित रूप से उज्जैन शहर के लिए यह फैसला उचित है, स्वागत योग्य है। चूंकि उज्जैन एक धार्मिक शहर है, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली है। राजा भर्तृहरि, राजा विक्रमादित्य, विक्रम संवत की स्थापना, माँ शिप्रा का पावन जल और भगवान महाकालेश्वर की नगरी और सिंहस्थ कुंभ की नगरी, तो निश्चित रूप से संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये नगरी धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी रही है। और अगर इसे पुनः धार्मिक स्थल में प्रशासनिक दृष्टि से अगर इसको राजधानी बनाया जाता है तो उसका कदम हम स्वागत योग्य कदम है। पर पूर्व में इस प्रकार के सिंहस्थ प्रकोष्ठ, पूर्व में आध्यात्मिक प्रकोष्ठ
कई प्रकार के प्रकोष्ठ उज्जैन में बनाए गए थे, पर उनका कोई काम सार्थक नहीं था। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में स्टाफ होगा, अच्छा कार्यालय होगा और काम करने के लिए बजट भी होगा, अधिकारियों में आपसी सामंजस्य होगा, बिना किसी विवाद के यहाँ पर जितने भी धार्मिक स्थल है उनका विकास होगा। मैं ऐसी कामना करता हूँ और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूँ। तो ये रवि राय थे, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो फैसला लिया है ये स्वागत योग्य है और जिस तरीके से उज्जैन को विकास के पंख लगेंगे, इसमें ईमानदारी से जो अधिकारी हैं वो अपना कार्य करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो आने वाले सिंहस्थ में उज्जैन में विकास कार्य दिखेगा। अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। धर्मस्व विभाग के उज्जैन शिफ्ट करने पर अब सियासत भी गर्मा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि अब भोपाल से संचालित नहीं होगा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का मुख्यालय भोपाल से उज्जैन शिफ्ट होगा। यहीं से प्रदेश की धार्मिक आयोजन निर्धारित किए जाएंगे। पूर्व में सिंहस्थ का घोटाला हो चुका, दोबारा न हो जाए, इस बात की उन्होंने कहीं ना कहीं शंका जाहिर की है और मुख्यमंत्री को उन्होंने टैग किया है। लिखा है कि योजनाओं का फायदा सिर्फ अपने क्षेत्रों को वो देना चाहते हैं, प्रदेश के बाकी हिस्सों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। खंडवा की बात करेंगे, जहां पर पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा कर डाला। कल यात्री प्रतीक्षालय में खून से सनी एक लाश बरामद की गई थी। इस मामले में पुलिस ने जांच की तो पता चला कि दोस्त ही हत्यारा निकला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। 36 घंटे के भीतर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, खुलासा कर दिया। नर्मदा नगर थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में इसकी गिरफ्तारी की है। रंजिश में दोस्त को मौत के घाट उतार दिया गया। खबर बिलासपुर से, जहां पर साइबर ठगी करने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शातिर ने एक मल्टीनेशनल कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को झांसे में लेकर उससे करीब 1.5 करोड़ रुपए ऐंठे। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने महिला की आवाज में युवक से बात की और फिर शादी का झांसा दिया और इंजीनियर से करोड़ों की ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया। युवक की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि आरोपी ने केवल लड़की ही नहीं, लड़की के पिता, लड़की के भाई, एक अधिकारी, एक जज की आवाज भी निकालकर पूरी ठगी को अंजाम दिया। इन्हें भावुक होकर कि उसकी शादी उस लड़की से होगी और वो पैसे देता गया और इस तरीके से 1 करोड़ से ऊपर उसको चपत लगी और फिर उसमें ये आरोपी आज अरेस्ट हुआ है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आरोपी सट्टा, जुआ, ये सब का और मिमिक्री, ऐसा पहला एक आरोपी हमने देखा है जो कि कलाकार भी है और इतना बड़ा ठग भी है। इससे बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर गौवंश पर चाकू से हमला करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की रुआ बांधा से गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी का जुलूस भी निकालने का काम किया। आइए अब बताते हैं रायपुर सेंट्रल जेल में क्या हो गया खेल। यहां एक शब्द पढ़ने में हो गई गलती और उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी की हो गई रिहाई। देखिए जरा। उम्र कैद की सजा काट रहे किसी कैदी को अगर सजा पूरी होने से पहले ही रिहा कर दिया जाए तो भला कैदी के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। रायपुर सेंट्रल जेल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक कैदी को समय से पहले रिहा कर दिया गया। कैदियों की सजा माफ होने पर कई बार समय से पहले उनकी रिहाई की जाती है, लेकिन यहाँ कैदी की रिहाई की वजह सजा माफी नहीं, शब्द पढ़ने में चूक है। जी हाँ, जेल के अधिकारियों ने एक शब्द पढ़ने में भूल कर दी और जिस कैदी की सजा माफी की अपील खारिज हो चुकी थी उसे जेल से रिहा कर दिया। बलौदाबाजार का महावीर नाम का कैदी हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। कैदी ने राज्य सरकार को सजा माफी के लिए आवेदन दिया था, लेकिन सरकार ने आवेदन खारिज कर दिया और लिखा कि कैदी को रिहा नहीं किया जा सकता।
लेकिन जेल के अधिकारियों ने रिहा नहीं किया जा सकता है को रिहा किया जा सकता है पढ़ा और इसे रिहा कर दिया। जेल प्रबंधन की दलील है कि शब्द धुंधला था, जिसकी वजह से वारंट पढ़ने में गलती हुई और जिस कैदी को जेल में रखना था उसे रिहा कर दिया गया। जेल प्रबंधन को जब अपनी गलती का पता चला तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में कैदी को 8 दिन बाद फिर से गिरफ्तार कर जेल में बंद किया गया। बताया जा रहा है कि जिस जेल कर्मचारी से ये चूक हुई उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जैसे ही जेल प्रशासन को इसकी भनक लगी कि जो कैदी को रिहा नहीं किया जा सकता उसे रिहा कर दिया गया है, आनन फानन में 8 दिन बाद फिर से महावीर को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अब जिससे लापरवाही हुई है, जिससे ये त्रुटि हुई है, उस कर्मचारी पर कार्रवाई की तैयारी जेल प्रशासन कर रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। कांकेर से खबर अब आपको बता देते हैं। यहां पर एनकाउंटर हुआ है, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, गोलीबारी हुई है और इस मुठभेड़ में जवानों ने एक महिला नक्सली को मार गिराया है। मौके से पुलिस ने हथियार और नक्सल सामग्री भी बरामद कर ली है। महिला नक्सली का शव भी बरामद हो चुका है। बीना गुंडा के पास ये एनकाउंटर हुआ है। कांकेर जिले में डीआरजी और बीएसएफ द्वारा संयुक्त ऑपरेशन किया गया है, जिसमें छोटे बिटिया थाने के जंगल में आज सुबह मुठभेड़ हुआ, जिसमें एक महिला नक्सली की शव बरामद हुआ है। एक 303 और एक 315 बोर का एक राइफल भी बरामद हुआ है और भी अन्य सामग्री बरामद हुआ है, जो कि पार्टी वापस आने के बाद विस्तृत जानकारी आपको दे पाएंगे। बड़वानी में लोकायुक्त इंदौर ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी और कृषि विभाग के बाबू को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ लिया। कृषि विभाग के बाबू ने सेवानिवृत्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अशोक कुमार दुबे से पेंशन तैयार करने के लिए 21,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इन्हीं के विभाग के कर्मचारी रह चुके हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं दी थी और इनकी पेंशन तैयार करने के लिए पैसे मांगे गए। शिकायत सही पाई गई। लोकायुक्त ने रिश्वत की पहली किश्त के रूप में 5,000 रुपए लेते हुए बाबू को रंगे हाथों दबोच लिया। न्यूज 18 की बड़ी मुहिम है प्रोजेक्ट वन ट्री। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए और अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। नेटवर्क 18 की पहल प्रोजेक्ट वन ट्री। जलवायु परिवर्तन के बीच धरती को हरा भरा रखने की मुहिम है प्रोजेक्ट वन ट्री, एक पेड़ लगाना। हम में से हर किसी का कर्तव्य है। भारत का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 इस तरफ कदम बढ़ा चुका है और हमने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट वन ट्री, एक आंदोलन जिसका लक्ष्य प्रत्येक भारतीय को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ धरती माता के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। पृथ्वी हमसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रही, वो तो बस एक पेड़ लगाने का आग्रह कर रही है। अगर हम सभी एक एक पेड़ लगा सके, उसका पालन पोषण कर सके, तो देखते ही देखते एक दिन वो एक मजबूत, छाया देने वाला, जीवन देने वाला पेड़ बन जाएगा। इसी कड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोजेक्ट वन ट्री के महत्व के बारे में अपना विजन रखा और सभी से योगदान की अपील की। आज हम जो भी पेड़ लगाएंगे वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। मैं इस पहल के लिए पुनः आप सबकी सराहना करती हूँ। ऐसे महत्वपूर्ण विषय के संबंध में एकजुट होना और समाधान की ओर बढ़ना अत्यंत प्रशंसनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पौधा लगाने की मुहिम शुरू की, जो एक सराहनीय और महत्वपूर्ण पहल है। देश की कई बड़ी हस्तियां न्यूज 18 की इस खास पहल का हिस्सा बनी। पेड़ सदैव पर्यावरण की रक्षा करता है।
पेड़ पौधे एक तरह से जीवित ऋषि मुनि की तरह है, जो अपना जीवन समाज के लिए देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ओजोन की लेयर जिस प्रकार से डाउन हो रही है, ऐसे में इसका महत्व और बढ़ जाता है। मेरी अपनी ओर से ऐसे सभी अभियानों के लिए शुभकामना, बधाई। तो निश्चित रूप से ये गेम चेंजर होगा और ये अनुकरणीय पहल है। मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इस अनुकरणीय पहल के लिए। न्यूज 18 आपसे इस मुहिम का हिस्सा बनने की अपील करता है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे हम सभी के लिए न्यूज 18 के एडिटर्स ने एक मिसाल पेश की है। ये एक ऐसा मित्र है जो जीवन भर आपका साथ देगा। तो न्यूज 18 की मुहिम से आप भी जुड़ें और एक पेड़ जरूर लगाएं। इस संकल्प को लीजिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरें जारी है।